नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए खबर दोपहर की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। किसानों की आय बढ़ाने को लेकर आज तैयार हो सकती है कार्य योजना। राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री पेश करेंगे कृषि क्षेत्र के भविष्य का खाका। सम्मेलन में किसानों की आमदनी बढ़ाने के 7 तरीकों पर हो रहा है मंथन। रोटोमैक पेन समूह के खिलाफ टैक्स चोरी मामले में आयकर विभाग ने 11 बैंक खाते किए जब्त। पीएनबी धोखाधड़ी मामले की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक से धोखाधड़ी का पता लगाने वाली प्रणाली की दक्षता की जांच करने को कहा। मेघालय में एनसीपी उम्मीदवार की हत्या के बाद राज्य चुनाव आयोग ने गारो हिल्स इलाके के लिए मांगी केंद्रीय सुरक्षा बलों की 10 अतिरिक्त कंपनियां। एनसीपी ने की एनआईए जांच की मांग। प्रचार के दौरान राजनाथ सिंह ने राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। राहुल गांधी की रैलियां आज। भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मध्यम दूरी की अग्नि 2 मिसाइल का किया सफल परीक्षण। 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता। ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया परीक्षण। मालदीव में 30 दिन के लिए बढ़ाया गया आपातकाल। राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के अनुरोध को संसदीय समिति ने दी मंजूरी। विपक्षी सांसदों ने असंवैधानिक बताते हुए सत्र का किया बहिष्कार। मालदीव में 5 फरवरी से लगा है आपातकाल। प्रधानमंत्री के निर्देश पर आयोजित कृषि सम्मेलन में आज किसानों की आय बढ़ाने को लेकर कार्य योजना तैयार हो सकती है। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान आज शाम करीब 5:45 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि क्षेत्र के भविष्य का खाका पेश करेंगे। कल शुरू हुए इस सम्मेलन में किसानों की आमदनी बढ़ाने के 7 प्रमुख मुद्दों पर मंथन हो रहा है। सम्मेलन का मकसद 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए रोड मैप तैयार करना है। आम बजट में खेती को सरकार ने खास प्राथमिकता दी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे अहम प्राथमिकता है 2022 तक किसान की आय दोगुनी करना। इसी इरादे से प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर दिल्ली में कल राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। सम्मेलन में आज किसानों की आय बढ़ाने को लेकर कार्य योजना तैयार हो सकती है। इस सम्मेलन में किसान, कारोबारी और उद्योगों के अलावा नीति निर्माता भी हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि खेती की लागत घटाने और किसानों की आय बढ़ाने के उपायों पर रणनीति किसानों के सलाह मशवरे से तय होगी। सम्मेलन में प्रमुखता से किसानों की बेहतर आय के लिए कृषि नीति और सुधार, व्यापार नीति और निर्यात संवर्धन, विपणन और कृषि मूल्य नीति, खेती में विज्ञान, आईटी और स्टार्टअप, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के विकास के मुद्दे, किसानों के लिए पूंजी निवेश और संस्थागत ऋण, पशुधन और दूसरे साधनों की मदद से किसानों की आय बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। खेती बाड़ी से जुड़े तमाम पहलुओं पर व्यापक मंथन के बाद सरकार नई रणनीति बनाएगी। आज सम्मेलन में प्रधानमंत्री खुद इन सिफारिशों को सुनेंगे और भविष्य का रोड मैप तैयार करने के साथ आगे की दिशा तय करेंगे। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इसी पर बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरविंद कुमार सिंह इस समय न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, इन सम्मेलन में किसानों की आमदनी बढ़ाने के 7 प्रमुख मुद्दों पर मंथन हो रहा है। किस तरह के सुझाव अब तक सामने आए हैं और आज सम्मेलन में प्रधानमंत्री कृषि क्षेत्र के भविष्य का खाका भी पेश करेंगे। सबकी नजरें रहेंगी जाहिर तौर पर कि सम्मेलन में किस तरह की रूपरेखा निकलकर सामने आती है। प्रीति, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस समय पूरे देश भर की निगाहें इस सम्मेलन पर लगी हुई हैं, क्योंकि ये अपने तरीके का पहला सम्मेलन है जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए। अब तक भारत सरकार या राज्य सरकारों की ओर से जितनी रणनीतियाँ बनाई गई हैं वो इस पर केंद्रित थी कि किस तरह से किसानों को सहायता दी जाए और उत्पादन अधिक बढ़ाएं। लेकिन एक खास चिंता का बिंदु ये रहा कि भारत में जो किसानों ने तमाम कृषि वस्तुएं ऐसी हैं जो जिनमें हम दुनिया में नंबर 1 या नंबर 2 पर रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जैसे ही फसल आ जाती है बाजार में तो उसके दाम नीचे गिर जाते हैं और किसान को खास फायदा नहीं मिलता। तो पीएम ने पिछले कई दिनों से लगातार
खुद इस मीटिंग के लिए लगातार उन्होंने एक निर्देश दिया और कहा कि ऐसे रास्ते निकाले जाएं जिससे अनाज के अलावा जो और कौन से ऐसे कम लागत वाले सामान हो सकते हैं जिनको पैदा करके किसान जो है अधिक आय पैदा कर सकता है। तो उसके लिए जो विशेषज्ञ हैं अलग अलग क्षेत्रों के और किसान संगठन भी शामिल हैं और 7 एजेंडे की जो सात जो मिशन एक तरह से हैं उन पर केंद्रित होकर बातें हो रही हैं और वो अभी 2 बजे तक करीब ये तैयारी हो जाएगी कि क्या कंक्लूजन होना जा रहा है उनका। अच्छा। वो प्राइम मिनिस्टर के सामने रखेंगे सारी बातें। 4:30 बजे प्रधानमंत्री आएंगे और एक तरह से ये कहा जाए कि किसानों के मुंह से सुन करके और आगे का जो रोड मैप है प्रधानमंत्री खुद तैयार करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री जबकि करेंगे सम्मेलन को तब शायद ये साफ हो पाएगा कि किस ओर जा रही पूरी की पूरी राज्य सरकारों की क्या नीतियां होने जा रही, भारत सरकार क्या करने जा रही है। बिल्कुल। और अरविंद जी, इस सम्मेलन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि किसानों की आय दुगनी करने की जब बात होती है तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ी चुनौतियां, तमाम चुनौतियां इस राह में नजर आती हैं और इसे लेकर रोड मैप तैयार करना, उसे लागू करना, इसलिए सम्मेलन का महत्व और भी बढ़ जाता है ताकि दिक्कतें दूर हों जो हैं। क्या माना जाए कि जो सुझाव सामने आएंगे, वो जो सिफारिशें होंगी, उससे किसानों की आय को दुगना करने पर बने अंतर मंत्रालय समिति को भी फायदा होगा? हाँ बिल्कुल होगा प्रीति। जैसे कि आप देखिए भारत सरकार की ही बात कर लें तो करीब 14 मंत्रालय ऐसे हैं जो खेती बाड़ी से जुड़े मसलों को डील करते हैं वो, और उसी तरह से राज्यों में है तो राज्य सरकारें बेसिकली जो खेती से जुड़े जो तमाम महत्वपूर्ण नीतिगत मसले हैं वो राज्यों का विषय है। लेकिन आयात निर्यात जैसी नीति ये भारत सरकार का विषय है। उसी तरह मंडियां जो है वो राज्य का विषय है। तो प्रधानमंत्री की इच्छा ये है कि कम से कम एक ऐसा रोड मैप तैयार हो कि पूरे देश भर में जैसे एक बाजार की जो स्वरूप स्थापित हुआ है उस तरह से पूरे देश का किसान जो है अपने उत्पादों को पूरे देश भर में उसका फायदा उठा सके। किसी इलाके में जाने आने में जो एक तरह से रोक लगी रहती है वो हट सके और प्रोत्साहक कदम उठ सके। तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण ये कदम है जिसमें राज्य सरकारों को भारत सरकार के मंत्रालयों को एक साथ बिठा करके और नीति निर्माता भी साथ में बैठे हुए उनकी बातें सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर इसका कोई न कोई ऐसा सकारात्मक पक्ष उभर के सामने आएगा जिससे वाकई किसानों की आय बढ़े। हालांकि ये बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है क्योंकि कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इलास्टिक की तरह आप उनको फैला करके अचानक आय बढ़ा देंगे। उसके लिए वाकई दोनों तरफ से सहयोग करने की जरूरत होगी और गरीब किसान जो है 85% के करीब जो उनको बहुत ज्यादा समर्थन देने की दरकार है। जी प्रीति जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद कुमार सिंह आपका इस तमाम बातचीत के लिए, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं हैदराबाद में आज दक्षिणी राज्यों के जल संसाधनों पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना के जल संसाधन मंत्री और प्रधान सचिव हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में राज्यों के बीच जल विवाद, सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में राज्यों को केंद्रीय सहायता और केंद्र से परियोजनाओं के लिए अनुमति जैसे विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हो रहा है। गोदावरी, कावेरी जैसी नदियों को आपस में जोड़ने, कृष्णा गोदावरी प्रबंधन बोर्ड अधिकार क्षेत्र की अधिसूचना, परम्बिकुलम अलियार परियोजना, पोलावरम परियोजना और राज्यों के बीच अन्य मुद्दों पर भी बातचीत होने की उम्मीद है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने रेलवे से जुड़े कई प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसके तहत मुजफ्फरनगर से सगौली, सगौली से वाल्मीकि नगर, झांसी, मनकपुर और भीमसेन कैरार समेत कई रेल लाइनों को डबल करने और इन रूटों पर इलेक्ट्रिक रेल मार्ग विकसित करने के लिए मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने मोरक्को के साथ रेलवे क्षेत्र में आपसी साझेदारी को आगे बढ़ाने के फैसले को भी हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने नए डिपॉजिट स्कीम बिल को भी मंजूरी दी है। साथ ही चिट फंड एक्ट में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। वहीं कैबिनेट ने कोल ब्लॉक आवंटन प्रक्रिया को और पारदर्शी करने का फैसला लिया है। सरकार ने कोयला क्षेत्र में बड़े सुधार की तरफ कदम बढ़ाया है। इसके तहत विदेशी कंपनियों को भारत में कोयला खनन क्षेत्र से जोड़ा जाएगा, जिससे निर्यात पर भारत की निर्भरता कम हो सकेगी। साथ ही घरेलू जरूरत के हिसाब से कोयले की आपूर्ति भी बढ़ेगी। फिलहाल
इसी खबर पर हम रुक करेंगे। न्यूज़ रूम में हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवविक्रम, जो आज बड़े फैसले लिए गए हैं कैबिनेट की बैठक में, सबसे अहम फैसला क्या है, क्या कुछ निकल कर आया है सामने? प्रीति, जो सबसे अहम फैसला है जो कोल माइनिंग को लेकर सबसे खास फैसला है, क्योंकि इसमें जो प्राइवेट सेक्टर को मंजूरी दी है सरकार ने। सरकार का कहना है कि इस फैसले के बाद जो कोयला बहुल राज्य है, जैसे पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है, इन राज्यों को बहुत फायदा होगा। और सरकार की कोशिश है जो कोयला आपूर्ति में जो कमी होती है, कोयले की कमी को पूरा करने के लिए ये फैसला लिया गया है। और इसकी बड़े दिनों से दरकार थी, क्योंकि अगर इस फैसले की बात करें तो केंद्र सरकार इस केवल एक फैसिलिटेटर के तौर पर काम करेगी। राज्य सरकारों को पूरी सहूलियत दी गई है, रॉयल्टी मिलेगी। तो कोयले की कमी को पूरा करने के लिए एक अहम फैसला साबित हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल नवविक्रम इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आज कई अहम फैसले लिए गए हैं और जैसा नवविक्रम भी हमें विस्तार से इन फैसलों के बारे में जानकारी दे रहे थे, वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। बैंक से धोखाधड़ी के एक और मामले में रोटोमैक ग्रुप के मालिक विक्रम कोठारी के खिलाफ सीबीआई की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। कारोबारी विक्रम कोठारी, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई इस मामले में पूछताछ कर रही है। इधर आयकर विभाग ने रोटोमैक ग्रुप के 11 बैंक खातों को अटैच कर दिया है। सोमवार को सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर केस दर्ज किया। प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। जांच एजेंसियों ने विक्रम कोठारी के कानपुर आवास समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। विक्रम कोठारी के खिलाफ बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कई सार्वजनिक बैंकों का 3,695 करोड़ रुपए का लोन नहीं चुकाने का आरोप है। पीएनबी बैंक घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। इस मामले में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय यानी एसएफआईओ को जांच के आदेश दिए हैं। पीटीआई के मुताबिक एसएफआईओ 110 कंपनियों और हीरा कारोबारी नीरव मोदी और प्रमोटर मेहुल चोकसी से जुड़ी 10 सीमित जवाबदेही भागीदारी फर्मों की जांच करेगा। इधर पीएनबी घोटाला मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। इस मामले में 23 फरवरी को सुनवाई होगी। जांच एजेंसी ने इस मामले में अब तक 6 बैंक अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। नीरव मोदी पर इसी शाखा से 11,400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। सीबीआई ने सोमवार को मुंबई में नीरव मोदी के दफ्तरों की भी तलाशी ली। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी के मुंबई आवास पर छापा मारा और 5,716 करोड़ की संपत्ति सीज कर दी है। मामले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी देश से बाहर है और उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई ने नोटिस जारी किया हुआ है। इधर आयकर विभाग ने गीतांजलि समूह और प्रमोटर मेहुल चोकसी की मुंबई में 7 संपत्तियां कुर्क कर ली हैं। ये कुर्की उनके खिलाफ कर चोरी की जांच के तहत की गई है। सोमवार को केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी ने पीएनबी अधिकारियों को समन करके पूछताछ के लिए बुलाया था। इस बीच पंजाब नेशनल बैंक ने धोखाधड़ी गतिविधियों के मद्देनजर गीतांजलि समूह की कंपनियों से 1,045 करोड़ रुपए से ज्यादा की बकाया राशि जमा कराने के लिए कहा है। इस बीच सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में निगरानी संबंधी चूकों को लेकर उठे संदेहों पर भारतीय रिजर्व बैंक को पत्र लिखा है। वित्त मंत्रालय ने पूछा है कि रिजर्व बैंक की जांच और नियमन तंत्र के बावजूद इस धोखाधड़ी का पता कैसे नहीं चला। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा निगरानी प्रणाली की समीक्षा जरूरी है। सरकार ने रिजर्व बैंक से धोखाधड़ी का पता लगाने की प्रणाली की दक्षता की जांच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की जनता को राज्य दिवस पर बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि अरुणाचल प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने मिजोरम की विकास यात्रा के लिए राज्य की जनता को भी शुभकामनाएं दी हैं। और अब पूर्वोत्तर राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें। मेघालय में एनसीपी उम्मीदवार जोनाथन एनसंगमा की हत्या के मामले में पार्टी ने एनआईए से जांच कराने की मांग की है। एनसीपी ने इसे राजनीतिक हत्या करार दिया है। जोनाथन एनसंगमा विलियम नगर विधानसभा सीट से एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। हमले में 3 और लोगों की जान चली गई है। रविवार को जोनाथन संगमा चुनाव प्रचार के बाद विलियम नगर जा रहे थे। उसी दौरान उनके काफिले पर हमला किया गया था। इस बीच चुनाव आयोग ने गारो हिल्स इलाके में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए
मेघालय चुनाव आयोग ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 10 अतिरिक्त कंपनियां मांगी हैं। इसके अलावा सुरक्षा के कई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का आज जुन्हेबेतो जिले में चुनावी सभा का कार्यक्रम है। सोमवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गारो हिल्स में चुनावी रैली की। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं और कानून व्यवस्था समेत कई मसलों में राज्य की कांग्रेस सरकार की आलोचना की। एनसीपी उम्मीदवार की हत्या के मामले को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर मेघालय का तेजी से विकास होगा और केंद्र की योजनाओं का फायदा मेघालय को मिलेगा। मेघालय में 27 फरवरी को मतदान होना है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मेघालय में चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। 2 दिन के मेघालय दौरे पर गए राहुल गांधी आज नॉर्थ गारो जिले में चुनावी रैली करने के बाद तुरा जाएंगे। बुधवार को राहुल गांधी शिलोंग और जोवाई जाएंगे और पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। मेघालय विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पूरा जोर लगा रही हैं। बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार में जुटे हैं और मतदाताओं से एक मौका दिए जाने की अपील कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के सामने सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है। बीजेपी इस बार मेघालय में सत्ता हासिल करने के इरादे से चुनाव मैदान में है। बीजेपी 60 में से 47 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी का दावा है कि वो उन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरी है जिसे राज्य सरकार लंबे अरसे से नहीं सुलझा पाई है। मेघालय का जो मुद्दा है अभी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का मुद्दा पे है। ड्यू टू करप्शन वी डोंट हैव एनी डेवलपमेंट इन द स्टेट, राइट फ्रॉम द रोड, द एजुकेशन, द हेल्थ, the water supply, and the basic needs of the peoples also we are not getting. मेघालय के लिए जारी बीजेपी दृष्टिपत्र में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया गया। साथ ही बीजेपी राज्य की कांग्रेस सरकार की खामियों को भी जनता को बता रही है, लेकिन सत्तारूढ़ कांग्रेस बीजेपी को बड़ी चुनौती के रूप में नहीं देखती। But whatever we have committed in our manifesto, I think we have achieved more than 80% of our commitments, and this is normal for every party. So far, I don't see not a single BJP will win. To my. So at the most, they'll win one seat. So how will they have our confidence? BJP doesn't have any ground out here. जो बदनाम हुआ है इनका, जो बीफ बैन एंड रिगार्डिंग द हिंदुत्व, मुझे तो नहीं लगता कि 1 से 2 के से ज्यादा बीजेपी यहाँ पे कोई ग्राउंड बना सकेगा। बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता मेघालय में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रचार में अधिकतर जोर बीजेपी की नीतियों, केंद्र सरकार की योजनाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर पूर्व राज्यों की तरफ दिए गए विशेष पैकेज पर रहता है। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। और इस समय हम शिलोंग में रुक करेंगे अपने संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान का। रविंद्र, एनसीपी उम्मीदवार जोनाथन एन संगमा की हत्या के बाद मेघालय चुनाव में इस वक्त सुरक्षा को लेकर चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। क्या किया जा रहा है जमीन पर इस वक्त ताकि माहौल चुनाव के वक्त तनावपूर्ण ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो? देखिए, चुनाव आयोग जो है उसने पहले ही यहाँ पर 100 कंपनियां CAPF की मंगाई थी, लेकिन जिस तरह का कल घटनाक्रम हुआ है, संडे को घटनाक्रम हुआ, उसके बाद 10 अतिरिक्त कंपनियों की मांग की गई है। खाली तुरा जो रीजन है उसके लिए घटना घटी थी। उसके अलावा एंटी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया है। कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने भी उस क्षेत्र का दौरा किया था, कुछ राजनीतिक रैलियों को वहां पर संबोधित किया था। आज राहुल गांधी जो है वो मेघालय के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री का भी आने का यहाँ पर कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। हाँ। पुलिस और CRPF जो है वो लोग ज्वाइंटली मिलकर के इस तरह का एक माहौल यहाँ पर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से कोई भय का माहौल ना हो और तमाम लोग जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और घटना घट गई है उसको एक आइसोलेटेड इंसिडेंट की तरह से दिखाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हालांकि थोड़ी सी एक हैरानी की बात है कि 48 घंटे से ज्यादा, करीब 48 घंटे बीतने के बावजूद भी अभी तक पुलिस किसी आधिकारिक तौर पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीज अभी तक जारी नहीं किया है और इसके पीछे किन लोगों का हाथ हो सकता है उसके बारे में अभी तक पुलिस ने जानकारी नहीं दी है। लेकिन लगातार जांच जो है वो चल रही है। जी,
अभी तक अधिकृत जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन पुलिस और प्रशासन लगातार यही कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से कॉन्फिडेंस जो है और लगातार लोगों में बना रहे और इस घटना का वोटिंग पे या पूरे असर ना हो और लोग बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका रवीन। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। सेना की स्ट्रैटेजिक कमांड ने आज अग्नि 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से सुबह 8:38 पर मोबाइल लॉन्चर से इसे लॉन्च किया गया। इस मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। ठोस ईंधन की 2 चरणों वाली अग्नि 2 मिसाइल एडवांस नेविगेशन सिस्टम से लैस है। अग्नि 2 मिसाइल 1000 किलोग्राम पेलोड और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को पहले से ही सेवाओं में शामिल कर लिया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सूफी विचारधारा को समाज के लिए प्रासंगिक बताया है। उपराष्ट्रपति ने आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में दारा शिकोह की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने मुगल शहजादे दारा शिकोह के भाईचारा, शांति और सर्वधर्म संभाव के संदेश की सराहना की। दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का अनुवाद संस्कृत से फारसी में करके अन्य धर्मों के प्रति आदर भाव का परिचय दिया था। प्रदर्शनी में कई चित्र ऐसे दिखाए गए हैं जिनमें दारा शिकोह को हिंदू सन्यासियों और मुस्लिम सूफी संतों के संपर्क में दिखाया गया है। He believed in brotherhood, he believed in love, he believed in peace, he believed in affection. That is what is required. In today's world of materialism, consumerism, and growing religious fundamentalism in certain sections of the globe, the principles of Sufism are highly relevant to break down the narrow prejudices and bring people together. That's Sufism is a great philosophy. भारत दौरे पर आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेो आज मुंबई में हैं। यहां वो उद्योगपतियों और फिल्म जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेो ने सोमवार को IIM अहमदाबाद में व्यापार, विश्व संबंध समेत कई मुद्दों में छात्रों को संबोधित किया। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि विविध समाज एक नई वास्तविकता है। ऐसे में मतभेद कमजोरी नहीं, मजबूती का आधार होना चाहिए। जस्टिन ट्रूडेो ने पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को बेहतर अवसर देने पर जोर दिया। 23 फरवरी को दिल्ली में जस्टिन ट्रूडेो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर आज एक हफ्ते के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे। बिजनेस और विदेश नीति का एजेंडा लेकर आए डोनाल्ड ट्रंप जूनियर मुंबई, कोलकाता, पुणे और गुरुग्राम में भारतीय निवेशकों, व्यापारियों से मुलाकात करेंगे। अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान ट्रंप जूनियर शुक्रवार को होने वाली ग्लोबल बिजनेस समिट में भारत प्रशांत संबंधों पर भाषण देंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भविष्य के लिए भारत की तैयारी विषय पर संबोधित करेंगे। मालदीव की प्रमुख संसदीय समिति ने राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम के आपातकाल को बढ़ाने के आग्रह को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद संकटग्रस्त मालदीव में आपातकाल 30 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। मालदीव में जारी राजनीतिक संकट के बीच वहां के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने संसद से देश में जारी आपातकाल और बढ़ाने को कहा था। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही राष्ट्रपति के इस प्रस्ताव को पेश किया गया, जिसके विरोध में विपक्षी सांसदों ने संसद की कार्यवाही का बहिष्कार किया। हालांकि राष्ट्रपति के वफादार सांसदों ने इस प्रस्ताव को बहस के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा समिति को भेजे जाने के पक्ष में मतदान किया। 39 में से 38 सांसदों ने प्रस्ताव भेजने के पक्ष में वोट दिया। मालदीव के राष्ट्रपति यामीन ने 5 फरवरी को 15 दिनों के लिए आपातकाल लगाया था। दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय वार्षिक कार्यशाला में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत देश के 18 राज्यों के 35 बेस्ट प्रैक्टिसेस परियोजनाओं का प्रदर्शन किया गया। कार्यशाला में स्वयं सहायता समूह और गैर सरकारी संगठनों ने आजीविका, खाद्य, स्वास्थ्य, पोषण, सफाई और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में गरीब युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का मंत्र बताया। इन बेस्ट प्रैक्टिसेस परियोजनाओं के चयनित मॉडल को दूसरे राज्यों में लागू किया जाएगा। 1.5 दिन का एक वर्कशॉप हो रहा है जिसमें राज्य अपने अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करेंगे, ताकि हम कहते हैं कि देयर इज़ नो नीड टू री इन्वेंट द व्हील एवरी टाइम अगेन। सो जो लर्निंग्स हैं हमारी एक स्टेट पे, वो दूसरे स्टेट में भी रेप्लिकेट हों, स्केल अप हों, ये हमारा उद्देश्य है। दिल्ली के सिरिफोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित चित्र भारती फिल्म महोत्सव में फिल्म जगत की दिग्गज हस्तियां हिस्सा ले रही हैं। कल शाम सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी मुख्य अतिथि के तौर पर इसके उद्घाटन सत्र में शामिल हुई। महोत्सव में 160 लघु फिल्मों को दिखाया जाएगा।
भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और सामाजिक जागरूकता से जुड़ी फिल्मों के चित्र भारती फिल्म महोत्सव का सोमवार शाम दिल्ली में आगाज हो गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने महोत्सव को एक अनूठी पहल बताया। भारतीय चित्र साधना, चित्रपट को साधना शब्द से जोड़ने का ये शायद पहला राष्ट्र में अनोखा प्रयास है और चित्रपट को आज की दुनिया में साधना की दृष्टिकोण से देखना अपने आप में एक बहुत बड़ा संस्कार है। महोत्सव में देश भर से विभिन्न भाषाओं में आई 703 लघु फिल्मों में से चयनित 160 फिल्मों को दिखाया जाएगा। यहाँ फिल्म जगत के दिग्गज फिल्मों को बनाने की बारीकियों का प्रशिक्षण भी देंगे। 3 शब्दों में स्पष्ट हो जाता है, भारतीय फिल्मों में भारतीयता हो। इसकी साधना के लिए जो संगठन बनाया वह भारतीय चित्र साधना है। महोत्सव का आयोजन भारतीय चित्र साधना ने किया है। पुरस्कार समारोह कल होगा। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।